जिले के प्रभारी मंत्री आपदा से हुए नुकसान का कर आकलन, सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। चाचा पारस ने स्वीकार किया चिराग पासवान का निमंत्रण, रामविलास पासवान की बरसी में होंगे शामिल। पहले चरण के मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को दी ट्रेनिंग, 24 को होगा पहले चरण का मतदान। बिहार के बच्चों में बढ़ रहा वायरल फीवर का प्रकोप, सर्दी खांसी और तेज बुखार की मिल रही शिकायत, शिशु वार्ड फुल। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपदा की ग्राउंड रियलिटी जानेंगे जिले के प्रभारी मंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बता दें आपको कि अपने अपने प्रभार वाले जिले में दौरा करेंगे। ये जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो दौरा करेंगे और 14 से 15 सितंबर को करेंगे दौरा। तो 14 से 15 सितंबर के बीच इन्हें दौरा करना है और आपदा से हुए नुकसान का आकलन करना है। बता दें आपको कि आकलन के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो बाढ़ की जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के रियलिटी जो है वो जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में करेंगे और वहां पर दौरा करेंगे। 14 और 15 सितंबर को ये दौरा होना है। उसके बाद से जो स्थिति है उसका आकलन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र के सामने जो मांग रखी है उसे देखते हुए अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में 14 और 15 सितंबर को दौरा करेंगे और वहां के आपदा की स्थिति की जायजा लेंगे। जिलों की समीक्षा के बाद जो हालात होंगे उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। तो नीतीश सरकार इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी कर चुकी है और आपको बता दें कि 8 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से पैदा हुई स्थिति और राहत कार्यों की भी समीक्षा की थी और ये निर्देश दिया था। इसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, बाढ़ की जो स्थिति है वो बिहार में लगातार भयावह होती जा रही है और अब नीतीश सरकार ने इसको सतर्कता से लेते हुए अब मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, कितना निभा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बिहार में भयावह हुई है और काफी नुकसान हुआ है, पूरे जो जानो माल का नुकसान हुआ है और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों समीक्षा भी की थी। जब पिछले दिनों मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि बाढ़ को लेकर के आप समीक्षा करेंगे, आपदा प्रबंधन विभाग क्या काम कर रहा है, इन तमाम सवालों को देखते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई और इसमें तमाम अधिकारी और मंत्रीगण भी मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों से भी जानने की कोशिश की और ये बात पता की कि बाढ़ को लेकर किस तरह का नुकसान हुआ है। हालांकि बाढ़ को लेकर, आपदा को लेकर मुख्यमंत्री शुरू से ही खुद जागरूक रहे हैं और खुद काम करते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि अगर इस संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में सबसे पहला अधिकार अगर कोई नुकसान हो रहा है उसमें सबसे पहला अधिकार जो है बाढ़ पीड़ितों का है और इसको लेकर उन्होंने जो समीक्षा बैठक की, समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो उस जिले में जाएं और वहां जिला अधिकारी से बात करें, वहां के हालात का जायजा लें और वहां पे जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए आप सरकार को बताएं और उसके आधार पर सरकार जो है कार्रवाई करेगी। और उन्होंने खुद कहा है कि आप जिलाधिकारी से मिले और मिलने के बाद जो वहां के हालात हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दें। तो ये एक अच्छी पहल सरकार की कह सकते हैं। एक तरफ बाढ़ को लेकर, दूसरी तरफ जो सूखे की स्थिति है, दक्षिण बिहार का कुछ जिला है वहां पर भी उन्होंने काम करने के लिए कहा है, जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही साथ जो प्रभारी मंत्री हैं उन्हें भी कहा है कि बाढ़ हो, सुखाड़ हो या फिर जो पशुपालक हैं उनको भी काफी नुकसान हुआ है। कई जगह उन्होंने ये भी देखने को इस बार मिला है कि बाढ़ की स्थिति से वहां पर
जो फसल लगानी थी वो फसल नहीं लगा है। ये पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस इलाके में बाढ़ की वजह से खेती नहीं हो पाई है, फसल की बुआई नहीं हो पाई, धान हो या फिर अन्य जो फसल है वहां पे बुआई नहीं हो पाई है, तो उसका भी सही सही आकलन किया जाना चाहिए। तो जो बाढ़ प्रभावित हैं, जो जिनकी जिनकी फसल की क्षति हुई है, उन्हें भी राहत देने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ जहां बाढ़ की वजह से जहां खेती नहीं हो पाई है, फसल नहीं लग पाया है, पौधा नहीं लग पाया, वहां पर भी उन्होंने निर्देश दिया है कि उसका भी आकलन होना चाहिए। पशुपालकों को कितना नुकसान हुआ है उसका भी आकलन होना चाहिए। तो ये तमाम निर्देश दिए गए हैं और आकलन के बाद सरकार जो है स्पष्ट निर्देश दे चुकी है, जैसे ही आकलन आ जाता है उन तमाम जिनको नुकसान उठाना पड़ा है बाढ़ की वजह से या सुखाड़ की वजह से, उन्हें तत्काल प्रभाव से तुरंत उनके लिए जो सहायता राशि है वो दिया जाए। तो आपदा प्रबंधन विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी गई है और इस पूरे मामले को देखने के लिए मुख्यमंत्री हालांकि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब भी बिहार में इस तरह के संकट आया है तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री खुद तमाम स्थिति की समीक्षा करते रहे हैं, दौरा करते रहे। इस बार भी कई राउंड उन्होंने दौरा किया है, कई बार प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और वहां के हालात का जायजा भी लिया है। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने जिले में जाएं और वहां जाकर स्थिति का आकलन करें, जिलाधिकारी से बात करें और उसके बाद रिपोर्ट दें और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। पूजा। बिल्कुल राजेश जी, तो नीतीश सरकार भी अब एक्टिव हो चुकी है और सभी प्रभारी मंत्रियों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वे अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की पहली बरसी में जरूर शामिल होंगे और पटना में 12 सितंबर को भतीजे चिराग पासवान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। पारस ने कहा है कि वो खुश हैं कि चिराग हाल ही में उनके पास आए और कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि चिराग ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद और कई अन्य नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। बिहार में किसानों को मजबूत करने और उनके आय को दुगुना करने के लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दरअसल भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के सहयोग के लिए सभी प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार हैं, जहां से किसानों को हर सुविधा मिलेगी। साथ ही किसान से जुड़े सभी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। 455 ई किसान भवन बनके तैयार हो गए। सिर्फ 89 नहीं 79 अभी बनने के क्रम में है और निर्माण जारी है। 534 प्रखंड हैं। 534 प्रखंडों के मुख्यालय पर ई किसान भवन होंगे, जिसमें 455 ई किसान भवन बन गए 534 में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। ऐसे में जहां एक तरफ दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहले चरण के लिए अब मतदान की तैयारी भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पटना के दफ्तर में अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने अधिकारियों को कई जानकारी दी। बक्सर में पंचायत चुनाव के लिए जिले के राजपुर प्रखंड में नामांकन हुआ और 7 सितंबर से शुरू हुए इस नामांकन को 13 सितंबर तक किया जाएगा। 3 दिनों के नामांकन की अगर हम बात कर ले तो कुल 807 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करवाया है। इस दौरान पुरुष पर महिलाएं भारी रही। 3 दिनों के नामांकन की प्रक्रिया में मुखिया पद के लिए कुल 75 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए 71 नामांकन हुए। वहीं सरपंच पद के लिए 45 नामांकन और पंच के लिए 111 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन करने में वार्ड सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक देखी गई। वार्ड सदस्य के लिए सबसे ज्यादा 475 लोगों ने नामांकन किया है, तो वहीं जिला परिषद के लिए कुल 30 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कराया।
नामांकन प्रक्रिया के चलते प्रखंड कार्यालय में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। इस वजह से बक्सर कोचस मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। यूपी के बाद अब बिहार में बच्चों के बीच वायरल फीवर का प्रकोप शुरू हो गया है। बिहार में वायरल फीवर के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए इस अलर्ट में कई एहतियाती निर्देश भी दिए गए हैं। बुखार के बढ़ रहे इस प्रकोप के चलते कई स्कूल अब 5वीं तक क्लास फिर से ऑनलाइन करने जा रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में भी सभी बेड भर गए थे। हालांकि बिहार सरकार ने सतर्कता बरतने का सभी जिले और सरकारी मेडिकल कॉलेज को अलर्ट भेजा है। साथ ही यह भी दावा किया है कि मरीज भले ही बढ़ रहे हों लेकिन चिंता की बात नहीं है। इस स्थिति को लेकर राज्य के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने कहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका अस्पताल आना ज्यादा हुआ है। हमने कई डॉक्टरों से बात की और सभी का कहना है कि यह वायरल फीवर है। वैसे राज्य सरकार अब विद्यालयों को इस बढ़ती बीमारी के मद्देनजर फिर से ऑनलाइन क्लास पर वापस जाने की सलाह दे रही है। पिछले कई दिनों से बच्चों में वायरल फीवर का प्रभाव मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। वायरल फीवर की चपेट में अब तक सैकड़ों बच्चे आ चुके हैं और इसके तहत मुजफ्फरपुर जिले के एसकेएमसीएच और केजरीवाल में अस्पताल में लगभग 30 से 35 बच्चे प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं और इतने ही बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं बच्चों की तबीयत खराब होने से बच्चों के परिजन परेशान हैं, जिसको लेकर सिविल सर्जन ने लोगों को संदेश देते हुए कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बच्चे तेजी से ठीक हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 850 बच्चों को भर्ती किया गया है। अस्पतालों में कितने बच्चे भर्ती हो रहे हैं, क्या इलाज किया जा रहा है? ये सही है कि वायरल इन्फेक्शन जो है बच्चों में, खास इसमें फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, काफ़ी बच्चों के बीच में फैला हुआ है। और एसकेएमसीएच और आपका केजरीवाल हॉस्पिटल में लगभग 30-35 बच्चे प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं और लगभग इतना ही बच्चे ठीक होकर वहाँ से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और मैंने पिछले 8 दिनों का जो है डाटा मंगवाया है, हर पीएचसी से सर्वे करवाया है। गोपालगंज में वायरल फीवर से अब तक कई बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिर्फ एक बच्चे की एईएस से मौत की पुष्टि की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा है कि 3 बच्चों की मौत की जानकारी मिली है, जिसमें 2 बच्चों को काफी गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी जांच नहीं की जा सकी है और उन्हें अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन एक बच्चे में एईएस के लक्षण मिले थे, जिसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया था। इसके अलावा गोपालगंज के बैकुंठपुर से 5 दर्जन से ज्यादा बच्चे वायरल फीवर से बीमार हैं। यहां का सैंपल कलेक्ट कर पटना भेजा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुंगेर नगर निगम के चतुर्थी वर्गीय कर्मचारियों ने अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में हंगामा किया और नगर विकास मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार ने इनकी मांग को पूरा नहीं किया है, कर्मचारी मानने वाले नहीं हैं। वहीं हड़ताल को लेकर मामले मुंगेर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने हड़ताली कर्मियों से वार्ता कर उनकी जायजा ली और मांगों को पूरा करने की बात करी। उनसे वार्ता की जा रही है और उन लोगों से पुनः मेरे द्वारा एज ए जिलाधिकारी मैं अपील करूंगा कि जो मांगे हैं उनकी जो जेन्युइन मांग होंगी वो सरकार हमेशा से मानती रही है और उनके सभी जो सेवा लाभ होते हैं वो दिया जाता है। इसीलिए शहर के हित में, मुंगेर के हित में और जहां से सभी लोगों की रोजी रोटी, उन लोगों की भी रोजी रोटी इसी नगर निगम से है। और मुंगेर को इधर कुछ सालों में जिस तरह से स्वच्छ बनाया गया, जिसकी बड़ाई जो भी बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं वो यहाँ पे करते हैं।
वैशाली जिले के महनार नगर परिषद के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अचानक हड़ताल पर चले गए। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने के कारण नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई और जगह जगह कचरे का ढेर जमा हो गया है। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोग पूरे नगर परिषद की सफाई का जिम्मा लेते हैं, लेकिन हम लोगों को वेतन में कटौती की जा रही है। हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए या तो हम लोग का परमानेंट किया जाए। हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, बार बार कहते हैं पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग आज तक पैसा नहीं बढ़ा है। अब पैसा बढ़ने के अलावा पैसा बढ़ता है कि क्या करता है लोग से यही लोग जाने, सुपरवाइजर जाने और यही लोग जाने। हम लोग का पैसा नहीं बढ़ रहा, हम लोग यही चीज के लिए हड़ताल किए हुए हैं। मुंगेर में नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सोजी घाट का साफ सफाई कर किया गया और जहां जिला पदाधिकारी नवीन कुमार सहित पुलिस अधीक्षक और अन्य पदाधिकारीगण द्वारा वृक्षारोपण और घाटों की सफाई की गई। जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि यह गंगा ही है जो मुंगेर वासियों को पानी उपलब्ध कराती है। यहाँ लोग स्नान ध्यान करते हैं और दैनिक कार्य की शुरुआत यहीं से करते हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा स्वच्छता की मुहिम जो छेड़ी गई है, उसी का अंश मुहिम यहाँ भी चलाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत की है और हम सभी ऑफिसर, मैं खुद एसपी, एडीएम साहब, महापौर महोदय, हमारी एसडीएम, सभी लोगों ने यहाँ पे गंगा घाट की सफाई की है और यह कार्यक्रम लगातार 15 तारीख तक चलेगा ना। 2 दिन चलेगा और इसके बाद बच्चों के बीच में और अन्य लोगों के बीच में भी इसका जागरूकता फैलाया जाएगा। भागलपुर जिले में वर्षों से बदहाल पड़े NH 80 की सूरत बदलने वाली है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया गया है, जिसको लेकर 971 करोड़ की लागत से इसका नवीनीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं पुल, पुलिया और बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में जहां NH पर पानी लगता है, वहां PCC सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि NH 80 की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और अक्टूबर महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। अभी का जो NH 80 का अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, उसका भी जीर्णोद्धार होना है। 10 मीटर का रोड वो भी बनना है और जगह जगह जहाँ पानी लगता है, खास करके आपका जो सबौर की तरफ जो हम लोग जाते हैं अकबर नगर वाले पोर्शन में, तो वहाँ PQC का काम होगा, जो ढलाई वाला रोड होता है, ताकि बारिश के पानी से या अगर नदी का पानी आता है तो उससे जो है रोड खराब नहीं हो। NH का तो आप लोग पेपर मीडिया के माध्यम से जान ही रहे हैं कि टेंडर महाराष्ट्र की कंपनी को मिल चुका है और उम्मीद है कि ये काम शुरू कर अक्टूबर माह के लास्ट तक में काम शुरू होना, चूँकि बरसात का मौसम भी है, भादों का महीना भी है। अभी सभी लोग रोड पर ही बसे हुए हैं। फिर पानी का माँ गंगा की कहर से लोग फिर कर्राने लगे हैं, तड़पने लगे हैं। पानी बढ़ने के कारण पानी का जैसे कम होगा गंगा। जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का आगमन आगामी 13 और 14 सितंबर को होने वाला है। इस यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी द्वारा जमशेदपुर और सरायकेला जिले का दौरा किया जाएगा। इसकी जानकारी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उमराव ने जमशेदपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में दिया, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक दोनों हैं वो निरीक्षण करेंगे। पहले महागठबंधन बेमेल गठबंधन तैयार किया और ये बेमेल मैं इसलिए कह रहा हूं कि विचारों का बिल्कुल ही इनके बीच में कोई समन्वय नहीं है, लेकिन इन्होंने समन्वय बना करके जनता को भ्रमित करके और जनता को बरगला करके अफवाहों का सहारा लेकर के, झूठ और फरेब का सहारा लेकर के आम जनमानस को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया और सत्ता में बैठ तो गए, लेकिन 19 महीने के इस शासन काल में जो हो रहा है उसको जनता महसूस कर रही है और जनता त्राहिमाम कर रही है। इन समस्त विषयों को हमारे नेता आकर के जनता के बीच में बताएंगे और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार संविधान के प्रावधानों का, संविधान का धज्जियां उड़ा रही है।
इस बात को भी आम जनता को जानना चाहिए और इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सरायकेला खरसावा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है, जहां जिला पुलिस जगुआर और सीआरपीएफ बटालियन के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार 2 दिनों में 50 केन बम बरामद करते हुए सभी को डिफ्यूज किया गया है। जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया है कि कुचाई थाना क्षेत्र के दलभांग ओपी अंतर्गत नीमडीही और डोडरादा जाने वाली जंगली कच्ची पहाड़ी के रास्ते में सुरक्षा बलों को जान माल की क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के रमेश उर्फ आनल का दस्ता द्वारा आईईडी बम प्लांट करके रखा गया था और इसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।